दोस्तों अपने वीडियोस में मैं हर दिन कमेंट देख रहा हूं आपके, तो आप लोग ये चाहते हैं कि यूटेट की प्रिपरेशन कराई जाए। ठीक है, तो यूटेट की प्रिपरेशन कराने के लिए मैंने आपसे बोला था मेरे चैनल पर आपको दुनिया भर की वीडियोज यूटेट के लिए मिल जाएगी। प्रीवियस पेपर हो, मॉडल पेपर हो या फिर किसी भी तरीके के अन्य जो है सामग्री इसके लिए यूटेट सीटेट के लिए। तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज में पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इंटेलिजेंस टॉपिक से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, और एमसीक्यूज नहीं करूंगा, पूरी थ्योरी में आपको जो है इसमें कराने वाला हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और एक गुजारिश करूंगा, वीडियो को आप लाइक कर देना, अच्छा रिस्पॉन्स दोगे दोस्तों, नया वीडियोस लाने का मन करेगा और काम करने का के लिए हमको एनर्जी मिलेगी। दोस्तों इसमें पहला वीडियो जैसे कि मैंने आपसे कहा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना बुद्धि, तो ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को एक बार क्लियर कर लिया तो समझ लो यहां से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो बुद्धि टॉपिक है ये यूटेट में आपको देखने को मिलेगा, सीटेट में देखने को मिलेगा, और जितने भी बाकी अन्य स्टेट के टेट्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, एसपी टेट, अब कहीं का भी टेट हो। ठीक है, तो टेट एग्जाम, जितने भी टेट एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है दोस्तों उन सभी के लिए जो बुद्धि टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मैंने क्या बोला कि ये जो बुद्धि टॉपिक है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आज को आपको जो है बुद्धि टॉपिक बताऊंगा, पार्ट 2 में हम इसके सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, कहीं पर स्किप मत करना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स तैयार कर लो दोस्तों। एक बार आपके नोट्स तैयार हो गए आपको कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। मैंने कई चीजें यहाँ पर फैक्ट जो है पहले ही लिख दिए ताकि मुझे बाद में लिखने में समय जो है बर्बाद ना करना पड़े और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? बुद्धि बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा इंटेलिजेयर या फिर इंटेलिजेंटिया। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, कहीं पर इंटेलिजियर मिल जाता है और कहीं पर इंटेलिजेंटिया मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये शब्द जो है ना ये लैटिन का शब्द है। कौन सी लैटिन भाषा होती है ना लैटिन में, तो अधिकतर जो शब्द हैं वो लैटिन से लिए गए हुए होते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि है यानी कि इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेयर या फिर इंटेलिजेंटिया से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंटिया का मतलब होता है समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समझना इसका मतलब होता है, यानी कि टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड जो है इसका मतलब होता है किसका? इंटेलिजियर या इंटेलिजेंटिया का। ठीक है, ये जो है कुछ यहाँ पर से इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैंने आपको समझ लिया है। तो अगर हम बात करते दोस्तों यहाँ पर आप फ्रांसिस गाल्टन देख लीजिए। फ्रांसिस गाल्टन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पर यानी कि बुद्धि पर सबसे पहले काम किया। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया? बुद्धि पर सबसे पहले काम किया। भाई जब बुद्धि जो कॉन्सेप्ट है ये बुद्धि पर जो है सबसे पहले काम किसने किया, मतलब किसके दिमाग में ये बात आई कि बुद्धि भी कोई चीज है और बुद्धि भी जो है मतलब सारी चीजें ये मतलब हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जिससे जो है विभिन्न कार्य हो सकते हैं। आगे जब थ्योरीज पढ़ेंगे ना उसमें आप उसका विकास पूरा पढ़ोगे, किस तरीके से किसने क्या सिद्धांत दिए। तो यहाँ पर फिलहाल आप अगर क्वेश्चन आता है बुद्धि पर सबसे पहले काम किसने किया, देखिए सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। ठीक है ना, तो बुद्धि पर सबसे पहले काम किसने किया? तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। और बुद्धि शब्द जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से लिया गया है उसको? तो लैटिन भाषा के इंटेलिजियर और इंटेलिजेंटिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है समझना यार, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो। फ्रांसिस गाल्टन हो गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन से ये निकल के आ जाती है, फ्रांसिस गाल्टन को जो है सुजनिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है सुजनिका। जब आप साइंस से पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा सुजनिकी के पिता। ठीक है, फादर ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, फादर ऑफ
यूजेनिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको? फ्रांसिस गाल्टन को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं पर, ठीक है। तो विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों इसकी, ठीक है। विशेषताएं, बुद्धि की कुछ विशेषताएं होती होंगी जो इसको स्पेशल बना देती है, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। समस्या समाधान की क्षमता, ठीक है। नंबर 1 इसकी क्या विशेषता है? समस्या समाधान। देखिए बुद्धि में क्या होती है? समस्या समाधान की क्षमता होती है। बुद्धि के अंदर क्या होती है? समस्या समाधान की क्षमता होती है। दूसरा इसमें जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होती है? बुद्धि में क्या होती है? अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। भाई अमूर्त चिंतन की क्षमता, बुद्धि की एक विशेषता हमने बताई, समस्या समाधान की क्षमता होती है इसमें, अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। और पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता होती है। पर्यावरण मतलब देखिए, पर्यावरण का मतलब होता है बाहरी पर्यावरण और अंदरी पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण कई प्रकार का होता है, जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब आपको ये चीजें समझने को मिलेंगी, ठीक है। तो अडेप्टेशन विथ एनवायरमेंट, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण में समाज भी आता है, हमारा आंतरिक पर्यावरण भी आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बाहरी जो फिजिकल पर्यावरण होता है ये भी आता है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ठीक है। हमको किसके साथ कैसे रहना है, उनके साथ एडेप्टेशन कैसे करना है। एक समाज का हिस्सा एक नागरिक होता है, उसको उस समाज में, उस पर्यावरण में, उस माहौल में किस तरीके से रहना है, कैसे दूसरों के साथ हमको व्यवहार करना है, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों रीजनिंग की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। तर्क शक्ति जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तर्क शक्ति की क्षमता, तो आप इसको तर्क शक्ति की क्षमता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं में जो मुख्य रूप से है इतनी इसकी विशेषताएं होती है। 4 ऑप्शन में आ जाएंगे, उसमें से एक, इनमें से कोई किसी को घुसेड़ देगा, बीच में बोलेगा भाई बताओ इसमें से कौन जो है बुद्धि की विशेषता है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पर मैं जो मेन चीज है जो एक इसी का इस पॉइंट को आगे बढ़ाता है, इस पर मैं बात करूंगा। तो अब आता है बुद्धि, हमने डिस्कस कर ली। बुद्धि में हमने बता दिया कि कहाँ से उत्पन्न हुई और इसमें सबसे पहले बुद्धि पर काम किसने किया, ठीक है, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने बुद्धि की कुछ विशेषताएं जान ली, ठीक है। अब जो है बुद्धि परीक्षण आता है। बुद्धि को जब बुद्धि के बारे में पता चला तो उसको परीक्षण, उसको टेस्टिंग की भी बात आई होगी, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग की बात आई तो दोस्तों इसमें जो है हम बात करते हैं, सबसे पहले अल्फ्रेड बिने थे, ठीक है। तो उन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया। सबसे पहले किसने किया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था, ठीक है। तो 1905 में सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण हुआ था ये किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। अब इसको अगर क्वेश्चन बनता है, यहां से सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? अब यहां पर, ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण पर जो काम किया था वो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेंटल, एक मानसिक आयु जिसको बोलता है, मेंटल एज जिसको बोलता है, ठीक है। मानसिक आयु हम यहां पर लिखेंगे मानसिक आयु। तो मानसिक आयु, उसके बाद एक नई चीज आई, तो मानसिक आयु मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लो थोड़ा सा। तो इसको दिया था 1908 में आया था ये, ठीक है। 1908 में बिने और साइमन ने जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था या कब दिया गया था, कब आया? तो ये बिने साइमन ने दिया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिने एंड साइमन, ठीक है। बिने और साइमन ने दिया था ये बिने को बिनेट लिखा जाता है, BINET, ठीक है। बिने एंड साइमन ने दिया था मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1908 में। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 2005 में बुद्धि परीक्षण आया पहला, उसके बाद मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट आया 1908 में, ठीक है। किस तरीके से ये बनता है आगे इसको देखते रहना आप, ठीक है। उसके बाद 1912 में दोस्तों एक विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो विलियम बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। क्या दिया था इन्होंने? कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें कंफ्यूज मत कर देना। अगर फॉर्मूला पूछेगा वो अलग चीज है, ठीक है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ जिसको बोलते हैं, ठीक है। IQ
ठीक है। तो बुद्धि लब्धि को IQ बोला जाता है। तो IQ का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। इस चीज को ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है। उसके बाद दोस्तों 1916 में 1912 के बाद 1916 में क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। IQ के लिए क्या आता है? IQ का एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, ठीक है। तो IQ का फॉर्मूला किसने दिया था ये आपको ध्यान होगा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। ये दिया था लुईस टर्मन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। लुईस टर्मन एक व्यक्ति थे। तो लुईस टर्मन ने 1916 में ये एक फॉर्मूला दे दिया IQ के लिए, ठीक है। तो 1912 में बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जब 12 में कॉन्सेप्ट आया तो उसके 4 साल बाद जो है इसका फॉर्मूला इजाद किया गया, ठीक है। एक उसके लिए फॉर्मूला दे दिया लुईस टर्मन ने, जबकि कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने, ठीक है। ये 4 के 4 अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से अच्छे से सीरीज बना लेंगे आप तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या समझा। 1905 में जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण आया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। उसके बाद मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में बिने और साइमन ने दिया। उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ती है, उसके बाद बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको विलियम स्टर्न ने दिया। और उसके बाद 1916 में एक नया फॉर्मूला इजाद कर लिया जाता है बुद्धि लब्धि के लिए। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि को के फॉर्मूला जो बुद्धि IQ लेवल निकाला जाता है किसी का, तो लुईस टर्मन ने इस फॉर्मूले को दिया था, ठीक है। किसने दिया? लुईस टर्मन ने इस फॉर्मूले को दिया। ये एक यहाँ पर आपने ध्यान से इसको समझ लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों उस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला लुईस टर्मन ने दिया, तो वो फॉर्मूला था क्या, ठीक है। वो फॉर्मूला है दोस्तों IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला दिया था लुईस टर्मन ने, ठीक है। अगर किसी की मानसिक आयु निकालनी होती है या आपको क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी होती है तो या फिर उसका IQ निकालना होता है तो यही फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर को IQ इज इक्वल टू MA/CA, ठीक है। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, ठीक है। और CA का मतलब होता है वास्तविक आयु, ठीक है। तो इसको गुणा कर देता है 100 से। अब इसको याद आप कैसे करेंगे? याद करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक ट्रिक जो है आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। देखिए यहाँ पर जब किसी का IQ निकालना है तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या होता है, आदमी क्या करता है? MA करता है, ठीक है। ये हम याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक के लिए क्या कैसे याद करेंगे, ठीक है। क्या ये CA है ना, CA एक होता है कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो जब MA करोगे आप सबसे पहले, उसके बाद ही तो CA बनोगे, ठीक है। तो IQ निकालने के लिए इस तरीके से करना, पहले MA करा, MA के बाद ही आप CA बन सकते हो, ठीक है। बिना MA करे CA नहीं बनोगे। IQ कैसे निकालेंगे? MA करेंगे तब CA बनेंगे इंटू 100, ठीक है। उसके बाद जो है सैलरी मिलेगी 100, मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी सैलरी, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, यहां से ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज देखते हैं। और इसमें जो मैंने अभी तक आपको बताया, इसके लिए एक मैंने थोड़ा सा एक शॉर्टकट में आपके लिए एक ट्रेन बनाई है। तो इस ट्रेन के माध्यम से आप जो है पूरा जितना मैंने पढ़ा रखा उस सारांश को आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक आती है इंटेलिजेंस टेबल, ठीक है। बुद्धि तालिका आती है, ठीक है। एक IQ की एक तालिका आती है। इसमें यह माना जाता है कि जिन व्यक्तियों का की IQ जो है, ठीक है, ये IQ है। तो जिन बच्चों का IQ, जिन बालकों का IQ 0 से 24 के बीच में होता है, ठीक है। अगर इनका IQ 0 से 24 के बीच में आता है तो ऐसे बच्चों को इडियट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जिनका IQ 70 होता है इनको बॉर्डर लाइन में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। बॉर्डर लाइन में रखा जाता है इनको, ठीक है। सीमा रेखा में रखा जाता है, सीमा रेखा से पार भी हो सकते हैं और कैच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको बॉर्डर माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है 90 से 110 के बीच में। तो ये जो होता है ना, ये एवरेज होता है। तो ये औसत मानसिक आयु है, ठीक है। औसत मानसिक आयु है। और मतलब जितनी भी यहाँ पर जो जनसंख्या होती है उसमें से टोटल में से आधी जनसंख्या 50% जनसंख्या जो है इसी में आती है, ठीक है। 90 से 110 के बीच में ये औसत मानी जाती है। तो हम मतलब आपको बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन ये हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं ये थोड़ा जो है यूनिवर्सल टाइप के हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दिए हैं, ठीक है। तो 90 से 110 के बीच में औसत मानी जाती है। 120 प्लस अगर किसी का है तो वो होता है सुपीरियर होता है वो, ठीक है। सुपीरियर होता है। और 140 जिसका हो जाएगा भाई वो तो जीनियस हुआ फिर, ठीक है। जीनियस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जीनियस हो जाएगा, NIUS होता है, ठीक है।
जीनियस हो जाएगा 140 प्लस वाला। अब हमने देखा यहाँ पर 0 से 24 तक के जो जिसका आईक्यू होता है उसको इडियट की कैटेगरी में रखा जाता है, और 70 जिसका आईक्यू, मतलब इडियट ये मिलते नहीं है, बहुत कम होंगे, कोई इक्का दुक्का बंदा ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ मानसिक विकास जिसका नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत परेशानी में होगा, ठीक है, तो उनको ही इसमें रखा जाएगा। उसके बाद 70 बॉर्डर लाइन में होते हैं, ये सीमा रेखा पर होते हैं, चौका भी जा सकता है और कैच भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 90 से 110 के बीच में ये एवरेज होते हैं भाई, ठीक है, आप और हम भी हो सकता है इसी के बीच में होंगे, तो 50% जनसंख्या जो होती है इसके बीच में आती है। 120 वाला जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ मैं, बाकी पूरी टेबल बनाऊंगा तो ये 12-14 लाइन की बन जाएगी, ठीक है। तो 120 प्लस वालों को सुपीरियर की श्रेणी में रखा जाता है, 140 वालों को जीनियस। अब जो है एक नई चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक रेंजुली नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने 140 प्लस के जिनका आईक्यू होता है उनके लिए एक बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि जिनका आईक्यू 140 से ज्यादा होता है, 140 प्लस होता है, तो इनके बारे में इन्होंने 3 चीजें कही। ऐसे व्यक्तियों में जो है 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो 3 चीजें क्या क्या होती है, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है 3 गोले बना रखे हैं, ए और सी, ठीक है। ये 3 चीजें पाई जाती है इनमें, ठीक है। ए से मतलब होता है एबिलिटी, ए बी एबिलिटी, ठीक है, और सी से मतलब होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी, और इस सी का मतलब भी होता है कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी। देखिए एबिलिटी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्षमता, ठीक है, क्षमता। क्रिएटिविटी का मतलब हुआ सृजनात्मकता, सृजन करने की क्षमता, ठीक है, सृजनात्मकता। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हो जाता है, योग्यता, ठीक है। तो इनमें जो है दोस्तों उच्च क्षमता होती है, किसी चीज के लिए उच्च क्षमता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है, हाई कॉम्पिटेंसी होती है, और उच्च योग्यता होती है, ठीक है। इनमें ये 3 चीजें होती है, और ये तीनों चीजें आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। इन्होंने ये 3 चीजें इनके बारे में कहा। जिन बच्चों का या जिन व्यक्तियों का आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, 140 प्लस होता है, तो रेंजुली नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने उसके बारे में क्या कहा है ये भी आ सकता है, या फिर ये दे देंगे कि ये 3 चीजें जो है किसके अकॉर्डिंग होती हैं ऐसे बच्चों में। तो ये रेंजुली नाम के व्यक्ति थे, इनके अकॉर्डिंग जो है जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है उनमें उच्च क्षमता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है और उच्च योग्यता होती है, ठीक है। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कॉम्पिटेंसी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक फ्लिन इफेक्ट आता है, ठीक है, फ्लिन इफेक्ट है, इसको बोला जाता है और फ्लिन प्रभाव, ठीक है, फ्लिन इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्लिन प्रभाव होता है दोस्तों, एक फ्लिन प्रभाव ये चीज है कि ऐसा माना जा रहा है, ये प्रभाव के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, समय बीत रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंटेलिजेंस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए जिस समय आज से अगर 10 साल 20 साल पहले ले लेंगे आप, जब उस समय 10 साल का बच्चे का जितना आईक्यू था, जितनी उसकी इंटेलिजेंस थी, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आज के बच्चे का आईक्यू देख लें तो वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होगा। अगर उस समय 80 था तो आज 20 साल बाद 10 साल के बच्चे का आईक्यू जो है उस साल के 10 बच्चे से 10 या 20 ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के क्या है, समय के साथ इंटेलिजेंस क्या है, इस प्रभाव के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय के साथ बुद्धि क्या हो रही है या इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कहना है इस इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, फ्लिन इफेक्ट क्या है, क्या पता अचानक से पूछ लिया जाए, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपसे जो है आज फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है बुद्धि वाले कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझा दिया, जहाँ से आपके जो है 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही हैं। उसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है कॉपी पेन पकड़ के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नोट्स बना लो, और एग्जाम जब भी होगा आपका उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाओ। पेडागोजी वाला जो पार्ट है इसको हम जो है कवर करेंगे यहाँ पर को, बाकी चाहे वो ईवीएस हो, ठीक है, एनवायरमेंट हो या फिर हिंदी हो, हिंदी के लिए भाई मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, हिंदी की तैयारी कराओ, हिंदी की तैयारी कराओ आप लोग बोल रहे हो,
उसके बाद यूटेट हो क्या कोई भी हो, मैं हिंदी की जो फ्रेश सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है उसमें देखो ना भाई यार, हिंदी की पूरी वीडियोज में आप लोगों को लेकर आ रहा हूं, तो हिंदी की क्लासेस वहां से ले लो आप। अलग से क्या पढ़ाऊं, इसमें जो पेडागोजी वाला पार्ट आता है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, सीटेट में ज्यादा पेडागोजी आती है, बाकी हिंदी में उसमें कोई पेडागोजी नहीं आती है। बाकी जो गद्य दिए होते हैं उसमें से छांटने वाले आते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है, ठीक है। अपठित पद्यांश से आते हैं वो या गद्यांश से आते हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आंसर छांटने होते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण वाला आपको वीडियो बहुत सारी हमारे चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही यूटेट का बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। अभी हम आगे भी इसके वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, आप इतना ही कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। और इसी के बाद मैं पार्ट 2 इसका लेकर आऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 इसको अच्छा रिस्पॉन्स दो यार। यहाँ पर मैंने खाली कॉन्सेप्ट किया, आगे हम इसको पूरा जो है, अभी मैंने खाली बुद्धि को इंट्रोड्यूस किया आपसे इस वीडियो में, ठीक है। तो बाकी के वीडियोज के लिए मेरे साथ बने रहना। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोज हमसे चाहिए होती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।